हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल जो थॉट्स है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं 21 अप्रैल की, उन्हें देखते हैं। 21 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखते हैं। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वर्ष 2021 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार क्या प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए जम्मू कश्मीर को चुना गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझा कोर्स शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। अगला है कि योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 शहरों में मिलेगी हेलीकॉप्टर की सुविधाएं। आइए आगे बढ़ें और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने गांधीनगर गुजरात में के महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आइए इसको समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20 अप्रैल को क्या किया है कि गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्या मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और विश्व WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की भी वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की है। मोदी जी ने आयुष सूचना केंद्र, आयुष नेक्स्ट और आयुष पास्ट जैसी सूचना प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की है। उद्घाटन समारोह में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने कहा कि भारत विश्व की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत आयुष, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में भी अग्रणी बनकर उभरेगा। इस अवसर पर डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि इस आयुष केंद्र के जरिए भारत पूरी दुनिया तक पहुंचेगा और पूरी दुनिया भारत आएगी। उन्होंने आयुष क्षेत्र में वृद्धि को महत्वपूर्ण बताया। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि आयुष उद्योग 2014 से हर वर्ष 17% की दर से बढ़ रहा है। इस वर्ष के आखिर तक आयुष उद्योग $23 अरब तक होने की संभावना है। इसलिए उद्यमियों को इस क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है। 3 दिन तक वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन 5 सत्र का होगा। इस दौरान 8 गोलमेज वार्ताएं, 6 कार्यशालाएं और 2 संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। सम्मेलन में लगभग 90 जाने माने वक्ता शामिल होंगे। इस दौरान प्रदर्शनी में 100 निकाय जिनके उत्पाद हैं उनको क्या प्रदर्शित किया जाएगा। इस सम्मेलन में निवेश की संभावनाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह नवाचार, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी और आरोग्य उद्योग को प्रोत्साहन भी देगा। इससे उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विद्वान एक मंच पर आएंगे। उन्होंने यह सम्मेलन भविष्य के लिए विचार विमर्श का भी मंच क्या प्रदान करेगा। समारोह के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी थे मौजूद रहे। आइए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को उत्कृष्टता 2021 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। आइए इसको देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों और जिला स्तर पर असाधारण अभिनय कार्यों को मान्यता देने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री जी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिन्हित किए गए प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचारों को कार्यान्वयन से जुड़ी सफलताओं पर पुस्तकें भी जारी करेंगे। पुरस्कार के लिए चुने गए कार्यक्रमों और नवाचार पहल पर एक फिल्म भी क्या प्रदर्शित की जाएगी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग कल से नई दिल्ली में 2 दिवसीय सिविल सेवा दिवस समारोह का आयोजन करेगा। कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में 2500 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की क्या संभावना है। आइए आगे बढ़ें कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए जम्मू कश्मीर को चुना गया। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 मनाने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश के चयन पर लोगों
की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री कौन हैं? गिरिराज सिंह। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर है कि आगामी रविवार को सांबा जिले के पल्ली पंचायत में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उपराज्यपाल ने मीडिया को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने कहा कि यह दौरा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर की सभी ग्राम सभाओं के साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को भी संबोधित करेंगे। श्री सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग का सूत्रपात करेंगे। इस अवसर पर देश विदेश के प्रसिद्ध उद्योगपतियों की मौजूदगी में 38,082 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के 4 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। आइए आगे बढ़ें। यूजीसी के बारे में समझते हैं कि यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझा कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है। देश में ही मिलेंगी अब अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों की डिग्री। आइए जानें इसको कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाने सहित छात्रों के विदेश में होने वाले पलायन को थामने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अब विदेश जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वे देश में ही रहकर दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी इसको लेकर प्रस्तावित नियमों को मंजूरी दी है। विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय के साथ शुरू कर सकेंगे कोर्स। देश का कोई भी शीर्ष विश्वविद्यालय अब दुनिया के किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोर्स शुरू कर सकेगा। इसके लिए पहले दोनों विश्वविद्यालय को सहमति ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग होगा उस पर आपको हस्ताक्षर करना होगा MOU पर। उसके बाद संचालित कोर्स की यूजीसी को जानकारी भी देनी होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दी गई मंजूरी है। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि रेगुलेशन को मंजूरी देने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसकी सिफारिश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। इस नियम के तहत विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारतीय विश्वविद्यालय 3 तरह से प्रोग्राम संचालित कर सकेंगे। पहला साझा कार्यक्रम होगा। इसमें दोनों संस्थानों के बीच एक ऐसा अनुबंध होगा जिसमें किसी भी संस्थान में पढ़ने वाला छात्र बीच में कभी भी किसी कोर्स की पढ़ाई किसी भी संस्थान में जाकर कर सकेगा। इस दौरान दोनों संस्थान कोर्स क्रेडिट एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और मान्यता भी देंगे। हालांकि इसमें डिग्री उसी संस्थान की मिलेगी जहां दाखिला लिया गया होगा। नए नियम में ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम को भी मान्यता दी गई है। इस नियम का दूसरा अहम कदम ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है। इसमें कोई भी शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय के साथ ज्वाइंट कोर्स को संचालित कर सकता है। इसके लिए दोनों संस्थानों को पहले MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना होगा। इसके तहत कोर्स के 30% हिस्से की पढ़ाई विदेशी विश्वविद्यालय में होगी। हालांकि जो डिग्री मिलेगी वह भारतीय संस्थानों की होगी। इसके साथ ही छात्रों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो विदेशी विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया जाएगा। डिग्री आपको क्या भारतीय मिलेगी, परंतु जो आपको सर्टिफिकेट होगा वो विदेशी विश्वविद्यालय का मिलेगा यदि आप भारत में रहकर इसकी विदेशी विद्यालय के साथ यदि आप कोर्स करते हैं तो। डुअल डिग्री का भी मान्यता दी गई है। तीसरा प्रोग्राम क्या है? दोहरे डुअल डिग्री का होगा। इसमें कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय किसी भी शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोर्स संचालित कर सकेगा। इसमें संबंधित कोर्स के 30% हिस्से की पढ़ाई विदेशी संस्थान में होगी। यह नियम भारतीय विदेशी दोनों ही विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। इसके साथ ही उस कोर्स को लेकर दोनों अलग अलग डिग्रियाँ जारी करेंगे। इनमें से एक कोर्स की 2 डिग्री मिलेगी। इसमें एक भारतीय विश्वविद्यालय की, दूसरे विदेशी विश्वविद्यालय की होगी। यूजीसी दोनों को ही मान्यता देगा। आइए आगे बढ़ें। नैक रैंकिंग में शीर्ष ही संस्थान जो नैक रैंकिंग होगी उसमें शीर्ष संस्थान ही ऐसे कोर्स को संचालित कर सकेंगे। आइए देखते हैं इसको कि यूजीसी चेयरमैन के मुताबिक विदेशी संस्थाओं विश्वविद्यालय के साथ मिलकर फिलहाल वही भारतीय विश्वविद्यालय इस तरह के कोर्स शुरू कर सकेंगे जो नैक रैंकिंग में शीर्ष पर होंगे। यानी नैक रैंकिंग में 3.21 अंक हासिल करने वाले विश्वविद्यालयों को विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ MOU की छूट रहेगी। इसके साथ ही इनमें QS रैंकिंग और NIRF रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थान भी पात्र होंगे। वहीं सिर्फ उन्हीं विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ ही वे प्रोग्राम साझा कर सकेंगे या चला सकेंगे जो QS और टाइम रैंकिंग में शीर्ष 500 संस्थानों में होंगे। गौरतलब है कि मौजूदा समय में हर साल देश के लाखों छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। आइए आगे बढ़ें। पर्यटन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योगी कैबिनेट का जो अहम फैसला है उसको समझते हैं कि योगी कैबिनेट
का बड़ा फैसला, इन 4 शहरों में मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। पर्यटन के विकास से जुड़ा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है योगी कैबिनेट के द्वारा। आइए देखते हैं इसको कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी। पर्यटन नगरी आगरा, मथुरा, प्रयागराज में इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर यह हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। वहीं लखनऊ में क्या होगा, जो हेलीपोर्ट का निर्माण होगा वो पर्यटन विभाग के द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। कहाँ, देखिए 3 जगह क्या है, आगरा, मथुरा, प्रयागराज में पीपीपी मॉडल के तहत होगी। वहीं लखनऊ में क्या होगी कि पर्यटन बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक में पर्यटन विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय के लिए हरिद्वार में स्थित उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल अलकनंदा को उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किया गया है। साथ ही वहां एक नए बने गेस्ट हाउस भागीरथी को यूपी पर्यटन विकास निगम को आवंटित किया जाएगा। इससे निगम की आय में क्या बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में शुरू होगा लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। देश में पहला इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। इसलिए इस दिशा में मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म और कमांड कॉल सेंटर सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ई हॉस्पिटल की स्थापना की रणनीति की तैयारी की जाए और 2 साल में इसे क्रियाशील किया जाए। वे मंगलवार को स्वास्थ्य, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभागों के प्रस्तुतिकरण के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानसिक रोगियों के सहायतार्थ निजी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक क्षय रोग से मुक्ति के प्रयासों को गति प्रदान करते हुए पूछा जा सकता है कि टीबी का भारत में लक्ष्य कब तक का है, 2025 तक का। उसको क्या है कि मुक्ति के प्रयासों को गति प्रदान करते हुए इस रोग से ग्रसित मरीजों को गोद लेने की कार्यवाही प्रशंसनीय होगी। लखनऊ के केजीएमयू में क्षय रोग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कराई जाए। लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय का विस्तार के लिए कार्य योजना बनाई जाए। अगले 6 माह में 5 नर्सिंग स्कूल, 3 पैरामेडिकल स्कूल और 24 स्किल लैब की स्थापना की जाएगी। इसी तरह हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। 75 धार्मिक स्थलों को भोग कार्यक्रम में शामिल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसे में किसी भी सूरत में मिलावटखोरी को सहन नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रसाद वितरण करने वाले न्यूनतम 75 धार्मिक स्थलों को भोग कार्यक्रम के तहत इसमें शामिल किया जाए, ताकि जो लोग हैं उनको क्या शुद्ध भोग मिल सके, प्रसाद मिल सके। इसके अलावा 2000 रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप को हाइजीन रेटिंग दी जाए। हर स्मार्ट सिटी में एक क्लीन स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ईट राइट कैंपस कार्यक्रम के तहत आवासीय शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया जाएगा। जॉय राइड का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन स्थलों को वायु मार्ग से जोड़ने और पर्यटकों को जॉय राइड उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण में आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। अगले चरण में अन्य प्रमुख जो स्थल हैं वहाँ पर भी हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीपीपी मोड पर निर्माण कराने से राज्य सरकार पर वित्तीय भार में कमी आएगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी क्या सृजित होंगे। स्थानीय पर्यटन स्थलों का विकास होगा। इससे देशी विदेशी पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा और पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये योगी कैबिनेट के द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।